शाम। नमस्कार, आप सभी का स्वागत हेलो किसान में। मैं हूं मुकुल शर्मा। हेलो किसान में रोज़ आपके लिए अलग अलग विषय पर हम जानकारी लेकर आते हैं और अलग अलग विषय जो रहते हैं उसके बारे में आपको बताते हैं। चलिए सबसे पहले हमारे आज के कार्यक्रम में जो विषय हैं उसके बारे में आपको हम जानकारी दे देते हैं। आज खासतौर से हम बात करेंगे खरीफ की जो दलहनी फसलें हैं उनकी समसामयिक देखभाल की, और इसी के साथ बात होगी सिंगाड़े की खेती की। एक बार फिर हम दोहरा देते हैं, खरीफ की जो दलहनी फसलें हैं उनकी समसामयिक देखभाल और सिंगाड़े की खेती, ये दोनों विषय रहेंगे हमारे आज के कार्यक्रम के। और इन दोनों विषय से संबंधित अगर आप कुछ भी सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर हैं, इन पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। ये नंबर आप नोट कर लीजिए, नंबर है 1800113060, साथ ही 1800113061। इन नंबर्स पे आप हमें कॉल कर सकते हैं और आपके सवालों के जवाब देने के लिए तो बेहद ही खास मेहमान आज हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर आर एस बाना जी। आप वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं सस्य विज्ञान संभाग में, भारतीय कृषि अनुसंधान पूसा, नई दिल्ली में। आपका बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर बाना। धन्यवाद। और साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर सत्य प्रकाश जी, जो कि प्रोफेसर और अध्यक्ष हैं उद्यान विभाग में, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय मेरठ में। डॉक्टर सत्य प्रकाश, आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू, धन्यवाद। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि आज हम पहले बात करेंगे जो हमारी खरीफ की दलहनी फसलें हैं वहाँ पर किस तरह के प्रबंधन की आपको आवश्यकता हो जाती है, या कौन से ऐसे कृषि कार्य हैं जो आपको अभी करने होंगे। लेकिन सबसे पहले डॉक्टर बाना, आपसे हम जानना चाहेंगे, जो हमारी जब खरीफ की दलहनी फसलों की हम बात करते हैं तो कौन कौन सी इसमें फसलें शामिल हैं, हमारी दलहनी फसलें? अगर हम दलहन वर्गीय फसलों की बात करें तो दलहन वर्गीय फसलें मतलब ऐसी फसलें जिनकी जड़ों में गांठें पाई जाती है, उनको दलहन वर्गीय या लेग्यूम फसलें कहते हैं। और दलहन वर्गीय फसलों में वैसे आम भाषा में बात करें तो सिर्फ दाल वाली जो फसलें हैं उनका नाम आता है। दाल वाली फसलें जो खरीफ में है उसमें प्रमुख फसल है अरहर है, मूंग है, उड़द है, लोबिया है, ये प्रमुख फसलें हैं। परंतु अगर हम थोड़ा विस्तृत जाएं और दलहन वर्ग में शामिल करें तो जो कुछ तिलहनी फसलें हैं, जैसे कि मूंगफली की फसल है या सोयाबीन की फसल है, वो भी दलहन वर्गीय फसलें होती है। उनकी जड़ों में गांठें पाई जाती है। और मैं वृहद बात इसलिए कर रहा हूं कि चूंकि ये दलहन वर्गीय फसलें हैं वो बड़ी ही खास है किसानों के लिए। ये एक तो जो आर्थिक लाभ तो इनसे मिलता ही है, साथ ही जो मृदा की उर्वरा शक्ति है उसको भी बढ़ाती है और जो जैविक नाइट्रोजन यौगिकीकरण करती है। वायुमंडल में काफी मात्रा में नाइट्रोजन होती है, लगभग 78% नाइट्रोजन होती है जो कि पौधों को उपलब्ध नहीं होती। तो दलहन वर्गीय फसलें ऐसी फैक्ट्रीज है जो उस जो उपलब्ध नहीं है उस पास जो नाइट्रोजन है उसको उपलब्ध रूप में परिवर्तित कर देती है। तो इसलिए मैं वृहद बात करना चाहता हूं। बाकी दलहनी फसलें वही है अरहर, मूंग और उड़द। तो हम बात मूंगफली और सोयाबीन की भी साथ में कर सकते हैं। चलिए बिल्कुल। तो देखिए आपने जाना कौन सी प्रमुख फसलें हैं जिसके बारे में आपको विस्तार से हम जानकारी देंगे, लेकिन पहले आइए नजर डाल लेते हैं खास रिपोर्ट पर। बारिश के समय खरीफ दलहनी फसलें बढ़वार की ओर होती हैं, जिनमें मुख्य रूप से लोबिया, अरहर, मूंग, उड़द और कुल्थी शामिल है। ऐसे में फसलों को खास देखभाल की जरूरत होती है। अरहर की फसल में पौधों की बढ़वार को बनाए रखने के लिए शुरू के 30 से 40 दिनों तक खरपतवार की रोकथाम बहुत जरूरी है। इसके लिए फसल में खुरपी से पहली कोड़ाई बुआई के तकरीबन 20 दिनों बाद व दूसरी 40 दिनों बाद करें। इसके अलावा फली में मक्खी से फसल को बचाने के उपाय करें। इस कीट के बच्चे, जिन्हें मैगेट कहते हैं, फलियों के अंदर घुसकर दाने खाते हैं। इसके प्रकोप से करीब 50% तक फसल खराब होने की आशंका रहती है। इसके लिए किसान फसल की लगातार निगरानी करते रहें और विशेषज्ञ की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। मूंग और उड़द की बात करें तो खेतों में जलभराव होने से बचाएं।
उड़द की फसल में सिंचाई की जरूरत नहीं रहती, लेकिन फिर भी यदि सितंबर महीने के बाद बारिश न हुई तो फलियां बनते समय एक बार हल्की सिंचाई जरूर करें। खरपतवार नियंत्रण के लिए पहली निराई गुड़ाई बुवाई के 20 दिनों बाद और दूसरी 40 दिनों बाद करना चाहिए। वहीं बारिश के मौसम में रोग और कीट लगने की आशंका ज्यादा रहती है। ऐसे में फसल की निगरानी करते रहें और कृषि वैज्ञानिकों की सलाह से दवा का छिड़काव करें। तो ये बेहद ज़रूरी कि लगातार आप निगरानी करते रहें, और अगर आपको लगता है किसी रोग या कीट का प्रकोप है तो जो कृषि विशेषज्ञ हैं उनसे पहले सलाह ज़रूर लें, उसके बाद ही किसी दवा का आप छिड़काव करें। अब आइए यहाँ रुक कर लेते हैं, डॉक्टर सत्यप्रकाश का भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर सत्यप्रकाश, जानना चाहेंगे आपसे, जब हम बात करते हैं सिंघाड़े की खेती को लेकर, कितना महत्वपूर्ण है ये कि किसान अगर सिंघाड़े की खेती से जुड़ें, किस तरीके से वो अपने मुनाफे को बढ़ा सकते हैं, आखिर इसका चयन क्यों किया जाए? अभी तक जो सिंघाड़े की खेती थी वो पहले तालाबों में, पोखरों में होती थी, जिसमें ज़्यादा गड्ढा पानी भरा रहता था, और जैसे बरसात आती थी पानी कहीं ज़्यादा होता था, कहीं सूख जाता था, जिससे अच्छी उपज नहीं मिलती थी। इसलिए किसान भाइयों को सलाह दी जाती कि किसानी की सिंघाड़े की खेती यदि वैज्ञानिक ढंग से करें, इसके लिए 1.5 से 2 फीट पानी होना चाहिए। तो इसमें हम एक ये जली पौधा है और इसकी खेती नकदी फसल के रूप में कर सकते हैं जी। और इस समय बहुत नवीनतम प्रजातियां आ गई हैं। पहले तो कानपुरी बड़ा, कानपुरी रेड, पटना लोकल, इस तरह की प्रजातियां उगाई जाती थी जी। लेकिन अब सिंघाड़े की नवीनतम प्रजातियां आ गई हैं, जिनको उगा के जहाँ पहले 35 से 40 कुंतल उत्पादन 1 हेक्टेयर के तालाब में लेते थे, आज हम इसकी खेती करके 150 से 200, 150 से 175 कुंतल तक। चलिए डॉक्टर सत्यप्रकाश, विस्तार से आपसे हम जानकारी लेंगे सिंघाड़े की खेती के बारे में, लेकिन पहले आइए नजर डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर। सिंघाड़ा नहरों, पोखरों और तालाबों में पैदा होने वाली एक नकदी फसल है। सिंघाड़े में प्रोटीन 4.7% होते हैं। इसके अलावा इसमें कैल्शियम, फास्फोरस, लोहा, पोटेशियम, तांबा, मैग्नीज, जिंक एवं विटामिन सी भी उपलब्ध होते हैं। सिंघाड़े के कच्चे व ताजे फलों का ही उपयोग मुख्यतः किया जाता है। इसके अलावा पके फलों को सुखाकर उसकी गोटी से आटा बनाया जाता है, जिससे बने व्यंजनों का उपयोग उपवास में किया जाता है। वर्षा ऋतु में अच्छी बारिश होने से नहरों, पोखरों और तालाबों में पानी की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे कि किसानों को सिंघाड़े की खेती करने में बहुत मदद मिलती है। सिंघाड़े की बुआई बरसात शुरू होते ही जुलाई माह से की जा सकती है। तालाबों में होने वाले सिंघाड़े की फसल की खेती उन्नत कृषि तकनीक अपनाकर निचले खेतों, जिनमें पानी का भराव जुलाई से नवंबर-दिसंबर माह तक लगभग 1 से 2 फीट तक होता है, वहाँ आसानी से की जा सकती है। सिंघाड़े की खेती उष्णकटिबंधीय जलवायु वाले क्षेत्रों में की जाती है। सिंघाड़े की खेती के लिए खेत में 1 से 2 फीट पानी की जरूरत होती है। इसकी खेती स्थिर जल वाले खेतों में की जाती है। सिंघाड़ा उत्पादन के लिए दोमट या बलुई दोमट मिट्टी उपयुक्त होती है। सिंघाड़ा फसल में मुख्यतः लोहिया व दहिया रोग का प्रकोप होता है। इन रोगों के कारण फसल कमजोर होती है, साथ ही साथ फल छोटे व कम संख्या में होते हैं। कीट एवं रोगों की रोकथाम करने की जरूरत पड़ने पर उचित कीटनाशी एवं कवकनाशी का उपयोग करना चाहिए। पानी में रहने के कारण सिंघाड़े की फसल में तमाम तरह की बीमारियों और कीट पतंगों से भी इसे खतरा रहता है। ऐसे में इसको बचाने के लिए समय समय पर इसमें दवाएं और खाद भी डाली जाती हैं। देश के विभिन्न राज्यों, खासकर बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश की राज्य सरकारें सिंघाड़ा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए अपने राज्यों में इसके किसानों को नर्सरी सुविधा से लेकर तमाम प्रकार की सब्सिडी और सुविधाएं दे रही हैं। किसान इन सुविधाओं का लाभ उठाकर अच्छी आमदनी कमा सकते हैं।
तो जाना आपने कैसे, अगर आपके क्षेत्र में पानी की उपलब्धता हो तो आप सिंघाड़े की खेती कर सकते हैं। अलग अलग किस्में हैं जो अभी तक विकसित हो चुके हैं और इनका चयन करके अच्छा उत्पादन आप ले सकते हैं। साथ ही दलहनी फसलों की भी हम बात कर रहे हैं। यहाँ डॉक्टर बाना जानना चाहेंगे आपसे, जब मानसून का सीज़न आता है तो और फसलों के लिए हम मानते हैं काफ़ी अच्छा रहता है, लेकिन जो हमारी दलहनी फसलें हैं वहाँ पर इसका हमें एक नुकसान नज़र आता है, क्योंकि ज़्यादा पानी अगर खेत में खड़ा रह गया, जो अगेती बुआई हमारे जिन किसानों ने की है, किस तरह का प्रभाव उनकी फसल पर पड़ सकता है? जी, यदि दलहनी फसलों की हम बात करें, दाल वाली जो जितनी भी फसलें हैं उनका अधिकतर जो रकबा है, क्षेत्र है, वो बारानी स्थिति में ही है। बहुत कम ऐसा क्षेत्र है जहां पर सिंचित अवस्था में दलहन वर्गीय फसलें लगाई जाती है। तो नुकसान नहीं होता, नुकसान उस स्थिति में होता है जब खेत में पानी भर जाए, क्योंकि ये दलहन वर्गीय फसलें हैं, बड़ी ही संवेदनशील होती है पानी भरने से। और अगर लगातार कई दिनों से बारिश हो रही है और यदि एक दिन में भी बहुत तेज भारी बरसात हो जाती है तो उस दशा में क्या होता है, कई बार खेत में पानी भर जाता है। तो पानी भरने से ये विपरीत रूप से प्रभावित होती है। इनकी जो जड़ों में गांठें होती है उसमें जो जीवाणु होते हैं उनका श्वसन नहीं हो पाता है, जड़ों का श्वसन नहीं हो पाता है और जो फसल है उसमें नुकसान होता है। और कई दिन तक लगातार यदि पानी भरा रहे तो कई बार फसल खत्म भी हो जाती है। तो जैसे ही भारी बरसात होती है तो ध्यान रखें, खेत में पानी खड़ा नहीं रहने दें। जल निकास का समुचित प्रबंधन करना बहुत ही जरूरी है दलहन वर्गीय फसलों के लिए। और जल प्रबंधन की ही अगर हम जब बात चल पड़ी है तो एक चीज और ध्यान रखनी होगी कि ये पानी ज्यादा भरने से तो संवेदनशील है ही, साथ ही जितनी भी दलहन वर्गीय फसलें हैं वो नमी की यदि कमी बहुत ज्यादा हो जाए तो उससे भी संवेदनशील होती है। अगर हम बात करें तो इनकी जो क्रांतिक अवस्थाएं हैं, विशेषकर फूल आते समय और फली बनते समय मृदा में नमी की कमी नहीं होनी चाहिए। तो जिन क्षेत्रों में फसल पकने की अवस्था में है या फली बन रही है, जो अगेती फसलें हैं, वहां पर आप ध्यान रखें कि यदि फली बन रही है और कई दिनों से यदि बारिश नहीं हुई है, कुछ क्षेत्र ऐसे हो सकते हैं जहां पे बारिश नहीं हुई है, तो ध्यान रखें, मौसम की जो भविष्यवाणी है वो देख लें। यदि बारिश होने वाली है तब तो कोई आवश्यकता नहीं है, पर यदि बारिश होने की कोई संभावना नहीं हो और कई दिनों से सूखा पड़ा हो तो फली बनते समय ध्यान रखें कि फसल को एक हल्की सिंचाई, जीवन रक्षक सिंचाई दे दें, ताकि जो फसल है वो अच्छी हो और जो सूखे का कुप्रभाव होता है उससे हम बच सकते हैं। और इसके अलावा जो जैसे अरहर वाली दीर्घकालीन फसलें हैं उनमें भी आप ध्यान रखें कि फूल बनने से पूर्व की अवस्था में नमी की कमी नहीं हो। ऐसा होता है तो एक सिंचाई अवश्य कर देनी चाहिए। क्रांतिक अवस्थाएं देखिए, उसमें सिंचाई जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। और साथ ही डॉक्टर बाना, अगर देखा जाए ना सिर्फ अरहर में बल्कि अगर हम मूंग या उड़द की भी बात करते हैं, वहाँ पर अभी किस तरह की अवस्था चल रही है जिसके लिए किसानों को प्रबंधन अपनाना जरूरी है? मूंग और उड़द की हम बात करें तो मूंग और उड़द जो अगेती फसल है वो तो पकने की अवस्था की तरफ बढ़ रही है, क्योंकि आजकल जो नई किस्में आ रही है वो 60-70 दिन 75 दिन तक पक के तैयार हो जाती है। और जो देरी वाली फसल है वो अभी करीब करीब 1 महीने के आसपास की होने वाली है। तो उसमें आप ये ध्यान रखें कि मृदा में नमी की कमी नहीं हो और खरपतवार प्रबंधन करना भी उनके लिए उस समय जरूरी है। जो क्योंकि एक पहली जो खरपतवार की हम बात करते हैं, पहला खरपतवार नियंत्रण जो फसल होती है उसके 1 महीने की अवस्था के आसपास आपको कर देना चाहिए। और खरपतवार क्योंकि ये कम ऊंचाई तक बढ़ती है, मूंग और उड़द दोनों ही जो फसलें हैं, तो खरपतवारों का प्रकोप बड़ा हो जाता है, दूसरी बार भी खरपतवार आ जाते हैं। तो जब 40-45 दिन के आसपास हो जाए, यानी कि फूल आने के आसपास, तब भी देख लें कि यदि खेत में कोई बहुत बड़े बड़े खरपतवार हो रहे हो तो उस दशा में भी खरपतवार नियंत्रण आप अवश्य करें। जी बिल्कुल, इसके लिए जरूरी यही कि आप लगातार अपने खेत की निगरानी भी करते रहें। खरपतवार की संख्या आपको ज्यादा दिखाई देती है तो उनको जरूर आप निकाल दें। और यही देखिए शुरुआत अवस्था में रोकथाम हो सकती है, जिससे चलकर आगे आने वाले समय में आपको जो उपज है वो अच्छी मिल सकेगी। डॉक्टर सत्यप्रकाश, आपसे भी हम जानकारी लेना चाहेंगे, जैसे आपने बताया कि किस तरीके से जो सिंघाड़े की खेती है वो हम कर सकते हैं, लेकिन जब वैज्ञानिक ढंग से हम बात करते हैं इसकी खेती के लिए, और आपने उन्नत किस्मों का भी यहाँ जिक्र किया, कैसे इसकी शुरुआत हमारे किसान कर सकते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। सिंघाड़े की खेती, जैसा जानते हैं कि व्यावसायिक खेती इसकी सिंघाड़े के पके बीजों द्वारा की जाती है। जो प्रजातियां हमने बताई पहले, वो आप जो BRWC1, BRWC2 ये लाल रंग वाली आ गई है, और एक BRWC3 हरे रंग वाली प्रजाति है। इसके अलावा BRW5 कांटे रहित हरी फल वाली प्रजाति है, BRW6 कांटे रहित लाल प्रजाति वाली फसल है। तो जो आपने बताया, सबसे पहले हम
कौन सी प्रजाति उगाना चाहते हैं बीज करके लेके दिसंबर के महीने में पके हुए सिंगाड़ के फल एकत्रित कर लें और उसको आर्द्रता वाले स्थान पर भंडारित कर लें। और जब फरवरी और मार्च में उसके केले फूटने लगे तो उसके कम उछले कीचड़ युक्त वाले तालाब में उसकी नर्सरी तैयार करें जी। और नर्सरी तैयार करने के बाद में अगेती जो प्रजातियां हैं उनकी रोपाई हम मई और जून में करें। जो देर वाली प्रजातियां उनकी जून और जुलाई में कर दें। तो इस समय जो किसान भाइयों का है कि जब अच्छी उत्पादन लेना हो तो खेत की तैयारी, जैसे हम अन्य फसलों के लिए की तैयारी करते हैं, यदि हमें अच्छा उत्पादन चाहिए तो अच्छे खेत तैयारी के लिए 8 से 10 कुंतल गोबर की सड़ी खाद खेत में मिला के जुताई कर दें और पाटा मिला लें जी। और जो फसल सिंगाड़ की पौध रोपण से पहले खेत में 50 किलोग्राम यूरिया, 70 किलोग्राम DAP और 60 किलोग्राम पोटास भी मिला दें। इसके बाद जो सिंगाड़ की पौध है उसकी कीचड़ में 1 बाई 1 मीटर की दूरी पे यदि हम रुपाई कर दें जी तो हमें इससे बहुत फसल तैयार होने लगेगी। इसके बाद अच्छे उत्पादन के लिए 5 बिंदुओं को आवश्यकता पड़ती है। चलिए वो 5 बिंदु जो है वो विस्तार से आपसे मैं समझूंगा डॉक्टर सत्यप्रकाश, कौन कौन से प्रमुख बिंदु हैं उनके बारे में आपसे जानकारी आगे लेंगे। लेकिन फिलहाल हेलो किसान में यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। भाई सुना नहीं क्या, KCC ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपए तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया। KCC का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। KCC ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हेलो किसान में। आज लगातार आपको हम जानकारी दे रहे हैं जो खरीफ की हमारी दलहनी फसलें हैं उसमें किस तरह की देखभाल की अभी आवश्यकता है, और साथ ही सिंघाड़े की खेती अगर आप करना चाहते हैं तो इसकी शुरुआत आप कैसे कर सकते हैं। दर्शक हमारे साथ जुड़ना शुरू हो चुके हैं। फिलहाल दिलीप जी हमारे साथ जुड़े हैं छत्तीसगढ़ से फोन लाइन पर। दिलीप जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। क्या जानना चाह रहे हैं? नमस्कार। नमस्कार। हाँ सर, मैं ये हाँ सर, मैं अरहर लगाया हूँ सर नहर में जी। और अभी अरहर सर जुलाई में लगाया हूँ सर, और उसका ऊंचाई तो बढ़िया हो सर, लेकिन आज देख रहा तो उसके ऊपर की पत्ता सर नाव के आकार की ओर मुड़ रहा है। नाव के सर ऊपर से मतलब नुकीले तरीके से पत्ता मुड़ना शुरू हो चुका है जी। और सर जी, कितने दिन की हो गई है आपकी अरहर? जुलाई में इन्होंने लगाई है जी। मैं जुलाई में लगाया हूँ सर, 1 जुलाई को। हाँ, तो आमतौर पर देखने में आता है कि इस समय क्योंकि लगातार बरसात हो रही है कई दिनों से और ऐसा मौसम बना हुआ है कि कीड़ों का बड़ा प्रकोप हो जाता है। तो अरहर की फसल में एक मरुका नाम का एक कीड़ा आता है। वो क्या करता है कि जैसे जो ऊपर फूल, पत्तियां और तने, उसके बीच में एक जाल बुनकर अंदर बैठ जाता है और उनको मोड़ के और अंदर से खाता रहता है जी। तो इस कीट को की रोकथाम के लिए जरूरी है कि
आप समय पर खेत की बार बार देखभाल करते रहें, खेत में जाते रहें। यदि कीटों का प्रकोप बहुत ज्यादा हो रहा है, इस तरह से यदि वो कीट का प्रकोप हो रहा है, तो निश्चित रूप से आप एक मोनोक्रोटोफास या कोई अन्य जो कीटनाशी है उसका उससे छिड़काव करें। आजकल इमिडाक्लोप्रिड नाम का भी एक कीटनाशक आ रहा है, उसका 200 ml दवाई या 500 लीटर पानी में मिलाकर यदि छिड़काव करते हैं तो इस कीट को आसानी से नियंत्रित कर सकते हैं। इसके अलावा जो अन्य फसलें हैं उनमें भी आप लगातार ध्यान रखते रहें, जैसे कि मूंग है, उड़द है, उनमें भी इस समय कीटों का काफी प्रकोप हो रहा है। तो कौन से प्रमुख कीट डॉक्टर बाना इस वक्त समस्या पैदा कर सकते हैं किसान के लिए? जी, इस समय यदि हम बात करें तो कीटों में एक तो जहां पे जो अगेती मूंग या उड़द की फसल लगाई है उसमें फली भेदक जो कीट आता है जिसको सुंडी बोलते हैं किसान आम भाषा में, तो उस कीट का काफी प्रकोप हो जाता है। उसके अलावा यदि मूंगफली की हम बात करें, क्योंकि थोड़ी हम वृद्ध दलहन वर्गीय फसलों की बात करना चाह रहे थे, तो मूंगफली में जो एक सफेद लट होती है उसका काफी प्रकोप होता है, जो कि अन्य फसलों में भी, अन्य दलहन वर्गीय या जो धान्य फसलें हैं उसमें भी काफी नुकसान करती है, पर मूंगफली की फसल में विशेष रूप से नुकसान कर देती है। इसके अतिरिक्त जो बारानी क्षेत्र है वहां पर दीमक के भी प्रकोप की संभावना निरंतर बनी रहती है। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि खेतों की लगातार निगरानी करते रहें, और जैसे ही कोई कीट ज्यादा प्रकोप दिखाता है तो उसका फिर तुरंत निराकरण करना आवश्यक है। जी बिल्कुल, देखिए निगरानी इसलिए ही महत्वपूर्ण है। अगर आपको किसी कीट का प्रकोप दिखाई देता है, रोग के लक्षण दिखाई देते हैं, तो आप उसका समय पर उपचार कर सकते हैं। डॉक्टर सत्यप्रकाश, आपसे भी हम जानना चाहेंगे, सिंघाड़े की जैसे हम बात करें तो 5 प्रमुख बिंदु आप हमें बता रहे थे जिनको जानना बेहद जरूरी है। हाँ, बहुत अच्छी बात है। सिंघाड़े की फसल से अच्छा उत्पादन लेने के लिए जो 5 महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जब फसल की रोपाई हो जाए उसके बाद एक तो पहला बिंदु है खरपतवार प्रबंधन, खरपतवार का नियंत्रण कैसे करें। दूसरा पोषक तत्व प्रबंधन है। तीसरा कीट लगते हैं उसका नियंत्रण कैसे करें। और चौथा रोग प्रबंधन, रोग का नियंत्रण करें। इसके अतिरिक्त एक और महत्वपूर्ण बात आती है कि कभी कभी जुलाई अगस्त के बाद वर्षा कम होती है, तो हमें उसमें अच्छी उपज के लिए 1.5 से 2 फीट पानी बना रहना चाहिए। तो जो हम बात करते हैं पानी प्रबंधन की, वो भी सुनिश्चित करें। और अगली बात जो है कि अच्छी उपज प्राप्त करने, कभी कभी जो सिंघाड़ा उत्पादक भाई हैं फलों की छोटी अवस्था में तोड़ाई कर देते हैं, उससे उनकी औसत उपज घट जाती है। तो इसके लिए आवश्यक है कि जो सिंघाड़े का प्रॉपर साइज है वो हो जाए, तभी तोड़ाई करें। तो इसमें जो महत्वपूर्ण एक बात हम रखेंगे कि खरपतवार प्रबंधन कैसे करें। सिंघाड़ा जो जैसा कि जानते हैं कि वर्षाकालीन फसल है, बरसात होते ही सितंबर में फसल की वृद्धि के साथ जो खरपतवार हैं वो भी बहुत तेजी से वृद्धि करते हैं। तो किसान भाइयों को ये सलाह दी जाती है कि जैसे खेत में यदि जल कुंभ भी होती है तो उसके नियंत्रण के लिए हम मई जून में खेत की तैयारी के समय ही उसको जुताई करके नष्ट कर दें, निकाल दें। और इसके बाद जो बरसात के समय काई और इस तरह की हैं तो 2-3 बार हम इसकी सघन उनकी जो जली खरपतवार हैं उनको निकालते रहें। अगर ऐसा करेंगे तो हमारी फसल की वृद्धि अच्छी होगी। साथ ही साथ जब हम खरपतवारों का नियंत्रण करेंगे तो उसमें कीड़े मकोड़ों की विभिन्न अवस्थाएं जो रहती हैं वो भी अपना घर नहीं बना पाएंगे। चलिए, ये भी काफी महत्वपूर्ण कि किस तरीके से जो खरपतवार नियंत्रण है वो हम सिंघाड़े की खेती में कर सकते हैं। एक दर्शक इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं, डॉक्टर सत्यप्रकाश सुभाष जी हमारे साथ जुड़े हैं हरियाणा से। बहुत बहुत स्वागत सुभाष जी आपका, क्या जानना चाह रहे हैं? हाँ जी, नमस्कार जी। सर जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, मूंग की फसल है ना, उसमें पीलापन बहुत आ गया। मैंने एंट्राकोल फंगस का पाउडर भी किया है, उसके बावजूद भी ठीक नहीं हो रहा जी। कितना वक्त हो चुका है फसल लगाए मूंग की आपको? हाँ जी, कितना वक्त हो चुका है मूंग की फसल लगाए? ये 1 महीना से ऊपर हो गया जी। 1 महीने से अधिक हो चुका है। डॉक्टर बाना, क्या ये समस्या? मूंग की फसल में ये अमूमन देखने में आता है कि जो पीलापन की जो बात कर रहे हैं, पीला मोजेक रोग होता है, और इसका विशेष रूप से जो खरीफ की मूंग है उसमें बहुत अधिक प्रकोप होता है। जो ग्रीष्मकालीन मूंग है उसमें उतना प्रकोप नहीं होता है, क्योंकि जो वातावरणीय दशाएं हैं वो उसके अनुकूल नहीं होती। पर अभी क्या है कि लगातार यदि बादल रहते हैं और ऐसी परिस्थितियां हैं जो बरसात और ह्यूमिडिटी बनी रहती है, तो उस दशा में इसके प्रकोप होने की संभावना और अधिक बढ़ जाती है। तो इसका जो सबसे आसान और सबसे सरल तरीका है इस रोग से बचने का, वो तो है रोगरोधी किस्मों का प्रयोग करें।
बहुत सारी आजकल नई नई किस्में आ रही है, जैसे कि SML 468 है, पूसा विशाल है, सम्राट है। इस तरह की जो किस्में हैं इनमें इस रोग का प्रकोप काफी कम होता है या बहुत ही कहा जाए तो कम होता है। दूसरा समस्या आ चुकी है तो अब क्या किया जाए, उसका भी मैं बताऊंगा। समस्या यदि आ गई है तो जैसे ही पीले रंग के पौधे दिखाई दें, पीले रंग के पौधे मतलब एक तो थोड़ा सिकुड़ जाते हैं, जो पत्तियां होती है वो सिकुड़ जाती है, और यदि देरी की अवस्था में आता है तो उसमें दाना भी सिकुड़ा हुआ सा हो जाता है और धब्बेदार पीला रंग होता है। दूर से ही देखने पे खेत पूरा का पूरा कई बार पीला दिखाई देता है। तो जैसे ही रोग की शुरुआत हो, मैं बार बार इसीलिए कहता हूं कि खेत को बार बार मॉनिटर निगरानी करना इसलिए जरूरी है। जैसे ही रोग की शुरुआत हो, जो रोगग्रस्त पौधे हैं उनको उखाड़ कर कहीं नष्ट कर दें, गड्ढे में दबा दें, ताकि ये दूसरे पौधों पर नहीं फैले। परंतु जब यदि रोग एक बार आ गया है और काफी पौधे ऐसे दिखाई देने लग गए हैं, तो चूंकि ये रोग सफेद मक्खी के द्वारा फैलता है एक पौधे से दूसरे पौधे पर। सफेद मक्खी ये वायरस से फैलने वाला रोग है और सफेद मक्खी इसका वाहक कीट है। तो इस वाहक कीट की रोकथाम करना जरूरी है, सफेद मक्खी की रोकथाम करना जरूरी है। सफेद मक्खी की रोकथाम के लिए जो डाइमेथोएड दवाई आती है उसका, या मोनोक्रोटोफॉस दवाई का, या इमेडाक्लोप्रिड दवाई का प्रयोग कर सकते हैं। डाइमेथोएड इसके लिए 0.05% यानी कि आधा मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में मिलाकर 500 लीटर पानी प्रति हेक्टर की दर से यदि छिड़काव कर देते हैं तो सफेद मक्खी को आप नियंत्रित कर पाते हैं और इस रोग को और फैलने से रोका जा सकता है। बिल्कुल डॉक्टर वाना, ये तो बात हुई पीला मोज़ेक रोग की अगर समस्या रहती है, क्या कुछ और भी रोगों के जो लक्षण हैं इस दौरान नजर आते हैं दलहनी फसलों में? दलहन वर्गीय फसलों की अगर हम बात करें तो अभी जो मूंग और उड़द है उसमें एक पत्ती धब्बा रोग भी आता है। पत्ती पे हल्के भूरे बैंगनी रंग के धब्बे पड़ जाते हैं। उस रोग की भी आप वही है कि ध्यान रखें, यदि ज्यादा पौधे रोगग्रस्त दिखाई देते हैं तो उस दशा में आपको छिड़काव करना जरूरी है। और फसल चक्र में बार बार दोहराना चाहूंगा, फसल चक्र आप अवश्य अपनाएं। एक ही खेत में बार बार वही फसल नहीं लें, अगले साल उसमें किसी दूसरी तरीके की फसल लें। और इसमें यदि अभी पत्ती धब्बा रोग आ गया है तो डाइथेन M45 या रिडोमिल MZ 72 नामक जो दवाई है उसका 0.2% का घोल बनाकर आप छिड़काव करें। यदि रोग फिर भी नियंत्रित नहीं होता है तो 10 से 15 दिन के बाद एक बार छिड़काव की एक पुनरावृत्ति आपसे दोहरा सकते हैं। जी चलिए, इस बीच एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कृष्ण गोपाल जी हमारे साथ जुड़े हैं नरसिंहपुर मध्य प्रदेश से। कृष्ण गोपाल जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। क्या जानना चाह रहे हैं? कृष्ण गोपाल जी, आपसे गुजारिश करना चाहेंगे अपने टीवी सेट का वॉल्यूम आप कम कर दें। जी नमस्कार सर, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, मेरा जो सिंघाड़ा है उसमें सर लाल कलर का कीड़ा है और चने में कोई कीट लग रहा है? चना या कोई दूसरी फसल? चना तो कौन सी फसल आपने ली है? लाल कलर का कीड़ा है सिंघाड़े में। जी, और उसका जो पत्ता है सर मुरझा रहा, मतलब छिद्र हो रहा है पत्ते में। चलिए बिल्कुल, डॉक्टर सत्यप्रकाश जी हमारे साथ कृष्ण गोपाल जी जुड़े हैं और जानना चाह रहे हैं कि लाल सिंघाड़ा इन्होंने लिया है और जो पत्ते हैं वो मुरझाने लगे हैं, क्या इसकी वजह है और कैसे अभी इसका समाधान कर सकते हैं? तो जो फसल में समस्या आती है, संबंधित उनसे कृष्ण गोपाल जी से आग्रह है कि एक तो ये देख लें उसमें कोई कीड़ा तो नहीं लगा हुआ है। इसमें एक कीड़ा लगता है जिसे लाल भ्रंग या सिंघाड़ा बीटल कहते हैं जी। तो इसकी प्रोड़ और लार्वा दोनों अवस्था इसकी नुकसान पहुंचाती है। लार्वा तो इसकी जो पत्ती का डंठल है उसमें घुस जाती है, जिससे कि उसको खाती तो पत्ती मुरझा जाती है और फसल नष्ट हो जाती है। तो इसके नियंत्रण के लिए एक तो ये देख लें कि कीड़ा है, उसके डंठल को यदि कीड़ा है तो उसके लिए ये सलाह दी जाती है कि जो इमिडाक्लोप्रिड है इसकी 1 ml मात्रा 3 लीटर पानी में या 0.03% मात्रा प्रति की दर से यदि हम छिड़काव कर दें और 10 दिन बाद दोबारा कर दें तो उस कीड़े से छुटकारा मिल जाएगा और इनकी फसल स्वस्थ हो जाएगी। जी बिल्कुल, तो देखिए किस तरीके से जो छुटकारा है वो आपको मिल सकता है। साथ ही डॉक्टर सत्यप्रकाश, कुछ और भी ऐसे कीट हैं जो कहीं ना कहीं किसानों के लिए समस्या खड़ी करते हैं?
हाँ, बहुत अच्छी बात है। जो सिंघाड़े की फसल में जी जो हमने एक तो भयंकर कीट बताया था, जो सिंघाड़ा बीटल या लाल भ्रंग रोग है जी, इससे तो इसके भयंकर हो जाने पे 70 से 80% तक क्षति हो जाती है जी, बड़ा नुकसान। हाँ, बहुत बड़ी क्षति होती है। इसीलिए बात कर रहे थे कि अच्छा लाभ कमाने के लिए सिंघाड़े की फसल में देख रेख बहुत ही आवश्यक है। तो जो हमने 5 बिंदु रखे थे उसमें एक कीट रोग प्रबंधन था, तो एक तो सिंघाड़ा बीटल बताया था, दूसरा एक लाल खजूरा भी लगता है। लाल खजूरा से भी फसल को क्षति होती है। तो इसके नियंत्रण के लिए यदि हम एक बार खेत में पानी भर के फ्लडिंग कर दें, एक बार निकाल दें, तो ये जो खजूरा है, तैरने वाला कीट है, ये पानी के साथ बह के निकल जाएगा और हमें कोई दूसरी दवाई डालने की जरूरत नहीं पड़ती। यदि इसके बाद भी कोई हम जैविक सिंघाड़ा की बात कर रहे हैं तो किसान भाइयों को ये सलाह दी जाती है कि नीम का तेल 5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से घोल बना के भी छिड़काव कर सकते हैं। तो यानी ये विकल्प और है हमारे किसान भाइयों के पास कि आप इसका भी छिड़काव कर सकते हैं, लेकिन जरूरी यही कि आप जो निगरानी है वो निरंतर करें। वहीं आपको कुछ समस्या नजर आ सकती है और उसके बाद आप उसका समय रहते उपचार भी कर सकते हैं। फिलहाल हेलो किसान में यहाँ वक्त चला एक और छोटे से ब्रेक का, जानकारी का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैग पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। हेलो किसान में लगातार आपको हम जानकारी दे रहे हैं और अलग अलग राज्यों से जो दर्शक हैं वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एक और दर्शक इस बीच हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। गुलाब सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर मध्य प्रदेश से। बहुत बहुत स्वागत गुलाब सिंह जी, आपका क्या जानना चाह रहे हैं? सर हमारे सोयाबीन तो गोड़ सूख रहे हैं क्या? सोयाबीन आपने लगाया, सूख रहा है वो? हाँ, वो पीला पड़ रहा है। चलिए, बिल्कुल पीला पड़ रहा है, सूखने लगा है। डॉक्टर बाना, सोयाबीन लगाया हुआ है, मध्य प्रदेश से जुड़े हैं जी। सोयाबीन की फसल जो है, अब की बार क्या हुआ है, जैसे ही मानसून आया तो शुरुआत में अच्छा मानसून था, फिर बीच में काफी दिन तक बरसात नहीं हुई और अब निरंतर बरसात हो रही है। तो जो सोयाबीन का क्षेत्र चूंकि ज्यादातर हमारा मध्य भारत में है और वहां पर मध्य प्रदेश में काली मिट्टी में पानी भी ज्यादा भर जाता है, तो यदि निरंतर पानी भर रहा है तो आप एक तो पहली चीज तो ये करें कि जल निकास का समुचित प्रबंधन करें। दूसरा ये हो
सकता है कि पीला पड़ के सूखने का एक कारण ये होता है, कई बार दीमक या कोई अन्य कीट है जैसे सफेद लट है वो जड़ों को काट देते हैं। तो ये इनसे मेरा यही अनुरोध है कि एक बार जड़ों को उखाड़ कर देखें, यदि कोई कीट लगा हुआ है तो उस दशा में कीट का नियंत्रण करें। यदि आपके दीमक लगी हुई है तो इमेडाक्लोप्रिड नामक दवाई का उपयोग करें, और यदि आपके सफेद लट या इस तरह के कोई जो जड़ों को काटने वाली तरह के कई बार कीट लग जाते हैं, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं विशेषकर बलुई मिट्टी वाले क्षेत्र यदि हो वहां पर, तो इसमें सफेद लट के प्रकोप की संभावना भी रहती है। तो उसके लिए जो फोरेट या कार्बोफ्यूरॉन या कार्टाप नाम के जो ग्रेनुलर इंसेक्टिसाइड आते हैं उनका आप उपयोग करके और उसको नियंत्रित कर सकते हैं। और वही फिर मैं एक बार पुनः पुनरावृत्ति करना चाहूंगा कि आप फसल चक्र जरूर अपनाएं, क्योंकि मध्य प्रदेश में अमूमन देखने में आता है कि खरीफ में सोयाबीन लगाना ही लगाना है। तो ऐसा नहीं करें, जिस खेत में इस बार सोयाबीन है उसमें अगली बार खरीफ के मौसम में कोई अन्य धान वाली अनाज वाली जो फसल है जैसे कि मक्का है, बाजरा है, ज्वार है, उस तरह की फसल लें या कोई मूंगफली इत्यादि फसल लें। बार बार एक ही तरह की फसल लगाने से भी इस तरह से रोगों का और कीटों का प्रकोप बढ़ने की संभावना निरंतर बनी रहती है। यानी ज्वार, बाजरा, मक्का ये भी देखिए विकल्प हमारे किसान के पास मौजूद हैं, इसलिए फसल चक्र अपनाना जरूरी है। लेकिन डॉक्टर बाना अगर देखा जाए, क्योंकि माना जाता है कि कई तरह के रोग या बीमारी या खरपतवार तक भी जो है उनकी समस्या कम हो जाती है, लेकिन क्या ये जरूरी है कि जो किसान खरपतवार नियंत्रण करना चाह रहे हैं वो रसायन के जरिए ही उसको कर पाए? नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि रसायन से ही प्रयोग करें, पर रसायन भी एक बहुत अच्छा विकल्प है। खरपतवार नियंत्रण का रसायन एक बहुत अच्छा विकल्प इसलिए है कि कई बार लगातार कई दिनों तक बारिश होती रहती है, कई बार मजदूर उपलब्ध नहीं हो पाते हैं या घर के लोग हैं वो इतने नहीं हो पाते हैं कि पूरे खेत में खरपतवार नियंत्रण कर पाएंगे, और जब तक नियंत्रित करते हैं तब तक खरपतवार इतने बड़े हो जाते हैं कि फसल को नुकसान पहुंचा चुके होते हैं। और दलहन वर्गीय फसलों में विशेषकर पहले एक ये प्रॉब्लम रहती थी कि शुरुआती अवस्था के लिए तो हमारे पास खरपतवारनाशी होते थे, परंतु खड़ी फसल में खरपतवार नियंत्रण करने के लिए खरपतवारनाशी नहीं थे। तो अब वो समस्या का समाधान हो गया है कि इमेडाक्लोप्रिड नाम इमेजथापायर नाम का, मैं माफी चाहूंगा, इमेजथापायर नाम का जो खरपतवारनाशी है उसका प्रयोग करें। उसकी 100 ml सक्रिय तत्व दवाई जो होती है उसका आप 500 लीटर पानी में मिलाकर, यदि जब फसल 20-25 दिन या 30 दिन के आसपास की हो जाती है उस समय खड़ी फसल में भी प्रयोग कर सकते हैं। ये फसल को शाकनाशी फसल को नुकसान नहीं पहुंचाएगा और जो आपके खरपतवार हैं उनको काबू कर लेगा। तो ये एक विपरीत प्रभाव यानी फसल पर नहीं पड़ेगा, फसल पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। और शुरुआती अवस्था के लिए तो पेंडिमिथालिन जो खरपतवारनाशी है वो बड़ा ही उपयोगी है, परंतु जो खड़ी फसल है उसमें भी आप इमेजथापायर जो है शाकनाशी उसका आप प्रयोग करके खरपतवारों को नियंत्रित कर सकते हैं। पर हाथ से निराई गुड़ाई करने के अपने फायदे हैं, जो कसोला या कस्सी से आप निराई गुड़ाई सीमित अवस्था तक उसको हमारे जैसा आपने कहा कि जो किसान है वो कर सकते हैं, लेकिन फसल खड़ी हुई है तब आप चाहते हैं तो यहाँ भी आपके पास विकल्प है, आप खरपतवारनाशी का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही यहाँ डॉक्टर सत्यप्रकाश आपसे भी हम समझना चाहेंगे कि किस तरीके से, क्योंकि जो आपने बताया कि जो कीट है उनका खतरा रहता है, लेकिन क्या हमारे सिंघाड़े की फसल में कुछ रोगों का भी प्रकोप हम मान सकते हैं, एक जलीय फसल? हाँ, बहुत अच्छी बात आपने पूछी। सिंघाड़े की फसल में 2 रोग, एक तो दहिया रोग और एक लोहिया रोग, 2 रोग सिंघाड़े की फसल को बहुत क्षति पहुंचाते हैं। जो लोहिया रोग में पत्ती के किनारे जो लोहे जंग जैसी संरचना हो जाती है और वो रोग खत्म कर देता है। और दहिया रोग में सिंघाड़े की फसल पे सफेद सफेद दही जैसा जम जाता है, जिससे कि वो फसल प्रकाश संश्लेषण करके भोजन नहीं बना पाती है और जिसका सीधा विपरीत प्रभाव हमारी फसल की ग्रोथ और उत्पादन दोनों पे पड़ता है। और दहिया रोग के प्रकोप ज्यादा होने पे जो हमारे डॉक्टर सत्यप्रकाश, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इनका सवाल पहले हम ले लेते हैं, फिर आपसे इसका मैं पूरा जवाब लूंगा। नारायण जी हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर, बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। क्या जानना चाह रहे हैं? नारायण सिंह जी, आवाज मिल पा रही है आपको हमारी? हेलो जी सर। जी, सवाल पूछ सकते हैं आप अपना। जी सर, जो क्या पीला पीला रोग लगता है सर, उसके लिए क्या करना पड़ेगा सिंघाड़े में? सिंघाड़े में पीला पीला कोई रोग दिख रहा है आपको? जी, चलिए दवा डालना पड़ेगा। डॉक्टर सत्यप्रकाश, कौन से रोग की ये लक्षण बता रहे हैं और क्या इसका समाधान होगा?
जी। हाँ, ये जो जरूरी कि ये फसल प्रबंधन में पोषक तत्व प्रबंधन की बात आ रही है। पोषक तत्व प्रबंधन पहले क्या होता था, किसान भाई तालाबों में खेती करते थे तो उसमें सूक्ष्म पोषक तत्व और इनकी कमी नहीं होती थी, लेकिन जब हम खेती वाले खेतों में सिंगाड़ा करते हैं तो हमें पोषक तत्व प्रबंधन की बात की जरूरत पड़ती है। तो यदि पीला रोग देख लें, कोई बीमारी तो नहीं, तो पीला रोग से बचाव के लिए जो यूरिया है इसकी 3 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से घोल बना के छिड़काव करते हैं। तो इसके अलावा 15 दिन बाद NPK 19-19-19 जो आता है उसकी 3 से 5 ग्राम मात्रा जो यदि मिल जाता तो उसकी यदि उसके 15 दिन बाद छिड़काव कर देंगे तो जो पोषक तत्व प्रबंधन होने से इनकी जो फसल में पीलापन आ रहा है वो ठीक हो जाएगा। जी, और साथ ही जो आप बता रहे थे दहिया और लोहिया रोग के बारे में, क्या वहां भी रोकथाम हो सकेगी? हाँ, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। जो दहिया रोग हो जाता है उससे जो सफेद दही जैसा जम जाता है, फसल खत्म हो जाती है। तो उसके नियंत्रण के लिए जो डाइथेन 45 है इसकी 2.5 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी का घोल लेके यदि हम 10 दिन के अंतराल पर 2 बार छिड़काव कर दें तो इस रोग से फसल सुरक्षित हो जाएगी। जी बिल्कुल, ये देखिए किस तरीके से आपकी जो फसल है वो सुरक्षित रह सकेगी। साथ ही यहाँ डॉक्टर बाना आपसे भी हम समझना चाहेंगे, क्योंकि हमारे जो किसान है चाहते हैं कि अच्छी उपज उनको मिल पाए, जो पोषक तत्व प्रबंधन है वो कितना महत्वपूर्ण? जी, पोषक तत्व प्रबंधन का जो महत्व है, मानव जीवन में संतुलित पोषण का महत्व है, वही महत्व फसलों के लिए पोषक तत्व प्रबंधन का है। जी, आप मिट्टी की जांच जरूर कराएं, और मिट्टी की जांच का जो आपका सॉइल हेल्थ कार्ड है, सरकार की बहुत अच्छी योजना है। सॉइल हेल्थ कार्ड में जो आप देखें कि आपके कौन से पोषक तत्वों की कितनी मात्रा की आवश्यकता है, कौन से पोषक तत्व कम है, कौन से अधिक है, और जो मृदा की उर्वरा शक्ति है उसके अनुसार ही पोषक तत्वों का प्रयोग करें। दलहन वर्गीय फसलों में अगर हम अभी की बात करें तो शुरुआती अवस्था में ही सारे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं वो शुरुआती अवस्था में ही दे दिए जाते हैं। खड़ी फसल में नाइट्रोजन देने की आवश्यकता दलहन वर्गीय फसलों में नहीं होती, क्योंकि ये अपनी नाइट्रोजन खुद से बना लेते हैं। जो इनकी जड़ों में गांठें होती है, वो जो जीवाणु रहते हैं उन गांठों में, वो नाइट्रोजन की पूर्ति कर देते हैं। परंतु फिर भी कुछ क्षेत्रों में सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी होती है, कुछ मिट्टियों में सूक्ष्म तत्व जैसे कि जिंक है, आयरन है, इनकी कमी होती है। तो ध्यान रखें कि आपके क्षेत्र में यदि कमी हो और शुरुआती अवस्था में आपने जिंक या आयरन नहीं डाला है तो अभी जो समय है, जो दाना बनने की अवस्था है या फूल आने की अवस्था है, उस समय आप एक पर्णीय छिड़काव कर सकते हैं। उसके लिए जिंक सल्फेट का 0.1% का घोल बनाकर छिड़काव कर सकते हैं। और जो आयरन सल्फेट है, ये जो लौह तत्व देते हैं, उसके लिए आयरन सल्फेट नाम का जो उर्वरक है उसका प्रयोग करते हैं, और आयरन सल्फेट का 0.05% का छिड़काव करें। आप लगभग 400 से 500 लीटर पानी प्रति हेक्टेयर की दर से उपयोग कर सकते हैं। और इन पोषक तत्वों की यदि कमी दिखाई देती है तो उस दशा में खड़ी फसल में आप छिड़काव करके, इससे क्या होता है कि दाना का भराव भी अच्छा होता है और आपकी जो पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाती है। और यार फसलों की अगर खास तौर से हम बात करें डॉक्टर बाना, जैसे लोबिया जो है ये भी एक प्रमुख दलहनी फसल है, वहां अभी हमारे जो किसान हैं वो कौन से कृषि कार्य कर सकते हैं इसमें? जी, लोबिया बड़ी ही महत्वपूर्ण फसल है। इसमें एक तो ये हरे चारे के लिए और सब्जी के लिए भी उपयोग होती है, साथ ही दाने के लिए भी लोबिया का उपयोग होता है। तो जो सब्जी वाली किस्में है उनके लिए तो अभी तुड़ाई का समय आ गया है, क्योंकि काफी समय हो गया है बुआई करे हुए, और यदि फलियां बन गई है तो कच्ची अवस्था में ही, बहुत पकने से पहले ही उनकी तुड़ाई कर ले और बाजार में बेच दें। बहुत ज्यादा पकने पे क्या है कि जो उपभोक्ता है उसको वो पसंद नहीं रहती। और जो हरी खाद के लिए या हरे चारे के लिए बात करें, हरी खाद के लिए तो आप मिट्टी में मिलाने की जो अवस्था है वो फूल आने की अवस्था होती है, उस समय होती है। और यदि आप हरे चारे के लिए उपयोग कर रहे हैं तो जो लोबिया का हरा चारा है, वो जो पहली कटाई है उसकी, वो आप जब 55 दिन के आसपास की या 60 दिन के आसपास की है उस अवस्था में लें। और जो दाने के लिए लोबिया ले रहे हैं उसमें आप ये ध्यान रखें कि खेत में इस समय यदि निरंतर बारिश हो रही है तो खेत में पानी नहीं भरे। यदि सूखा पड़ रहा है तो उस दशा में ध्यान रखें कि फूल लाने के पूर्व की अवस्था पर और फली बनते समय नमी की कमी नहीं होने दें। यदि नमी की कमी होती है तो उस दशा में सिंचाई करें, और खरपतवारों का प्रकोप नहीं होने दें। इस तरह से यदि समुचित तरीके से लोबिया का ध्यान रखेंगे तो लोबिया का आप अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। चलिए, एक और दर्शक इस बीच हमारे साथ जुड़े हैं, असलम जी हमारे साथ जुड़े हैं विदिशा से। बहुत बहुत स्वागत असलम जी आपका, क्या जानना चाह रहे हैं?
सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि सोयाबीन जो बोया है वो साल्टिया बोया, उसमें पीलापन आ रहा है जी। सोयाबीन कितने दिन का हो चुका है आपकी जो फसल है अभी? जी सर 20 तारीख की बोनी है, 20 जुलाई की। चलिए, 1 महीने से ऊपर हो चुका है और पीलापन इसमें देख पा रहे हैं। पीलापन जैसे कि मैंने बताया कि कई कारणों से हो सकता है। पोषक तत्वों की कमी से भी कई बार पीलापन होता है। यदि नाइट्रोजन की भयंकर कमी हो उस दशा में, शुरुआती अवस्था में, चूंकि अभी फसल शुरुआती अवस्था में ही है तो वो भी हो सकती है। तो आप अपना जो सॉइल हेल्थ कार्ड है उसको देख लें। यदि आपके खेत में नाइट्रोजन बहुत कम है उस दशा में नाइट्रोजन की कमी भी हो सकती है शुरुआती अवस्था में, विशेषकर दलहन वर्गीय फसलों में, और अगर पहली बार वहां पे दलहन वर्गीय फसल ले रहे हैं तो। परंतु यदि नाइट्रोजन की वजह से ऐसा है तो थोड़े दिनों में, चूंकि सोयाबीन है अपनी नाइट्रोजन खुद से बना लेगा, तो थोड़े दिनों में अपने आप से ठीक हो जाएगी। यदि पानी भरने की वजह से ऐसा हुआ है तो आप जल निकास का प्रबंधन करें। और यदि कोई रोग लगा है, खेत का सही तरीके से निरीक्षण करें। रोग लगा है या कोई कीड़ा लगा है, जैसे कि मैंने पूर्व में भी बताया कि दीमक या सफेद लट के काटने से भी फसल सूखने लग जाती है, पीली होने लग जाती है, या रोग भी जैसे पीला मोजेक रोग है दलहन वर्गीय फसलों में, उस तरह के रोग भी आते हैं। तो आप निगरानी रखें। धब्बे दिखाई देते हैं या रोगग्रस्त पौधे दिखाई देते हैं तो आप उनको, रोगग्रस्त पौधों को उखाड़कर नष्ट कर दें। और यदि मोजेक रोग आता है दलहन वर्गीय फसलों में इस समय, तो मोजेक का वही है कि आप जो मोजेक का वाहक कीट है उसको नियंत्रित करने के लिए जो कीटनाशी है उसका छिड़काव अवश्य कर दें। ये तमाम सावधानी है, देखिए, जिनका ख्याल आपको रखना होगा। इसके बाद आप पूरी सावधानी बरतेंगे तो अच्छी उपज आपको मिल सकेगी। आगे भी आपको हम यूं ही जानकारी देंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई, कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। हेलो किसान में लगातार आज आपको हम जानकारी दे रहे हैं हमारी जो खरीफ की दलहनी फसलें उनके बारे में और सिंघाड़े की खेती आप कैसे कर सकते हैं। साथ ही यहाँ डॉक्टर सत्यप्रकाश आपसे हम जानना चाहेंगे, आप हमें बता रहे हैं सिंघाड़े की खेती को लेकर, अगर खासतौर से जल प्रबंधन की जब हम बात करते हैं, कितना महत्वपूर्ण है कि जलीय फसल के लिए कि जो किसान है वो इस बात को समझ सकें कैसे उसका प्रबंधन करना है। ये बहुत अच्छी बात है। जैसे कि पहले ये बात हमने बताई थी कि सिंघाड़ा एक जलीय पौधा है, जल के बिना इसका उत्पादन प्रभावित होता है। इसलिए अच्छे उत्पादन के लिए जब हमारी फसल में सितंबर में फूल आना जैसे चालू होता है, उस समय किसी भी स्थिति में हमारी खेत में 1.5 फीट से
पानी कम नहीं होना चाहिए। यदि पानी कम होता है तो जो कभी कभी किनारे की फसल में पानी कमी होने पे फसल सूखने लगती है और जो पुष्पन अवस्था है वो प्रभावित होती है, जिससे कि हमारा उत्पादन नहीं घट जाता है। इसलिए जरूरी है कि जल प्रबंधन मतलब खेत में 1.5 से 2 फीट पानी अवश्य बनाए रखें। यदि बरसात कम हुई है तो आप ट्यूबवेल से, नहर से भी पानी खेत में दे सकते हैं। आपको गुणवत्तायुक्त सिंघाड़ा उत्पादन के लिए जल प्रबंधन बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, ये देखिए कितना महत्वपूर्ण जल प्रबंधन की जब हम बात करते हैं। फिलहाल इस बीच एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विष्णु जी हमारे साथ जुड़े हैं राजस्थान से। विष्णु जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। क्या जानना चाह रहे हैं? हेलो विष्णु जी, आवाज मिल पा रही है आपको हमारी? कोशिश हम कर रहे हैं इनसे संपर्क करने की, लेकिन फिलहाल संपर्क नहीं हो पा रहा है। और अगर आप भी कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमारे स्टूडियो में कॉल कर सकते हैं टोल फ्री नंबर पर। ये यहाँ देखिए, क्योंकि बेहद ज़रूरी है जो अलग अलग फसलें हैं, और खासतौर से डॉक्टर बाना जैसे आपने बताया कि जो हमारी दलहनी फसलों में हम जो सोयाबीन की फसलें हैं उसको भी शामिल करते हैं, मूंगफली को भी शामिल करते हैं। मुख्य तौर पर जैसे कि दर्शकों के जो सवाल आए वो बताया कि पीला रोग जो है वो ज़्यादा इन दिनों नज़र आ रहा है सोयाबीन में, तो इसके लिए सलाह क्या है कि जो किस्में हैं उसका इसमें ये बदलाव करें, या फसल चक्र अपनाकर ज्वार बाजरा मक्का जो है इनका चयन करते रहें, उसमें लगातार बदलाव करते रहें? यदि जब जो भी मैं फसल चक्र तो सभी फसलों के लिए महत्वपूर्ण है ही, क्योंकि आप एक ही तरह की फसल लेते हैं तो क्या होता है कि एक ही तरह के कीट और रोगों का प्रकोप होता रहता है और वो उसी मिट्टी में पड़े रहते हैं। अगली बार वही फसल उनको मिल जाती है तो फिर वो उनको बड़ा अच्छा लगता है और वो प्रकोप कर बैठते हैं जी। तो हर बार अदल बदल कर फसलें बोएं, दलहन वर्गीय फसलों के बाद उसमें धान्य वर्गीय फसलें या तिलहन वर्गीय फसलें लगाएं तो दूसरे वर्ग की फसल आप जरूर लगाएं। इसके अलावा जो रोग रोधी फसलों की अगर हम बात करें, जैसे पीला रोग है, पीला मोजेक रोग है दलहन वर्गीय फसलों का, ये इसमें जो रोग रोधी किस्में हैं वो आप अपने जो हर क्षेत्र के लिए अलग अलग किस्में, संस्तुत किस्में होती है, उनमें कौन सी रोगग्रस्त के जो रोग रोधी किस्में हैं उनके लिए आपके जो नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र है या कृषि विश्वविद्यालय है वहां पर जाकर अपना पता करें। हर जैसे दक्षिण भारत के लिए अलग संस्तुत किस्में हैं, पूर्वी भारत के लिए अलग है, उत्तरी भारत के लिए अलग है, तो हर अपने क्षेत्र के कृषि विज्ञान केंद्र में जाएं या जो राज्य के कृषि अधिकारी होते हैं आपके उनसे आप संपर्क करें और जो रोग रोधी किस्में हैं उन्हीं की बुआई करें। और यदि आप सबसे अच्छी चीज है कि बीजों को उपचार करके यदि बुआई करते हैं तो रोग और कीट जितने भी होते हैं उनका आधा प्रकोप तो वैसे ही कम हो जाता है। काफी मात्रा में जो रोग और कीट है उनको नियंत्रित हम थोड़ी सी मात्रा में कीटनाशी और कवकनाशी का प्रयोग करके रोगों को काबू में रख सकते हैं जी। फिर भी यदि रोग आता है तो उस दशा में आप ध्यान रखें कि जैसे ही रोग आए तुरंत उसका नियंत्रण करने के लिए तैयार रहें और जो कौन सी दवाई है रोग के हिसाब से आप जो कृषि विशेषज्ञ हैं उन्हीं से सलाह लेकर और रोगों को नियंत्रित करें। दूसरा, कीटनाशक और जो भी ये कवकनाशी है उनका छिड़काव करें, या शाकनाशियों का भी जो हर्बिसाइड्स होते हैं उनका भी छिड़काव करें तो एक बहुत सावधानी रखें कि आप मास्क जरूर लगाएं, आंखों को पर चश्मा लगाएं और हाथों में दस्ताने पहने, यानी कि जो पीपीई किट है उसकी तरह ही आप पूरा अपने आप को कवर करके ढक के सावधानी रखें। और जब हवा तेज हो उस समय कोई छिड़काव नहीं करें और बीच में छिड़काव करते समय किसी तरह के खाना पीना या धूम्रपान बिल्कुल ही नहीं करें ताकि आपका जो स्वास्थ्य है उस पर कोई प्रभाव ना पड़े। तमाम सावधानी देखिए हमें रखनी होगी, और खासतौर से जब भी हम जैसे कि अलग अलग फसलों की खेती करते हैं, सिंघाड़े की हम खेती करते हैं, उस बारे में भी आज डॉक्टर सत्यप्रकाश आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो डॉक्टर सत्यप्रकाश हमें बता रहे थे किस तरीके से सिंघाड़े की खेती आप सफलतापूर्वक कर सकते हैं, उचित प्रबंधन आपको अपनाना होगा। साथ ही यहाँ आखिर में डॉक्टर बाना एक चाहूँगा संक्षेप में आप इस बात का जवाब दें, जो किसान जैविक रूप से खेती करते हैं वो कितना लाभकारी उनके लिए दलहनी फसलों की? जैसे कि आपने अभी बीच में विज्ञापन में भी देखा होगा कि जैविक खेती के लिए सरकार बड़ा जोर दे रही है परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत, और आप जैविक खेती करने का एक और फायदा है, दलहन वर्गीय फसलें चूंकि बारानी क्षेत्रों में होती है और यदि वहां पर जैविक जो खादें हैं उनका प्रयोग करते हैं तो जैविक खादों से जो मृदा की जल धारण क्षमता है वो भी साथ में बढ़ती है, पोषक तत्व तो मिलते ही हैं। जल धारण क्षमता बढ़ने से जो सूखा पड़ने से नुकसान होता है फसलों को उससे भी बचा जा सकता है। और 20-25
लोगों का समूह बनाकर यदि पंजीकरण कर लेते हैं और जैविक उत्पाद बाजार में बेचते हैं तो उनको मुनाफा भी अधिक मिलता है, और जैसे सरकार की योजना का पूरा फायदा उठाएं और जैविक खेती करके और लाभान्वित हो। यानी हम मान सकते हैं जिस तरीके से कोशिशें की जा रही हैं कि जो हमारे किसान हैं उनकी आमदनी दोगुनी हो सके, तो समूह में अगर खेती करेंगे और जैविक रूप से, जैसा आपने बताया, अगर जैविक रूप से और करेंगे तो और ज्यादा फायदा उनको मिल सकेगा। जी, क्योंकि समूह में खेती करने का यही फायदा है कि साथ में एक साथ पंजीकरण हो जाएगा, वो एक पूरा ब्लॉक है वो जैविक ब्लॉक हो जाएगा, और इनको चूंकि बाजार यदि मिल जाता है, सबसे बड़ी समस्या जैविक में बाजार की आती है, और एक समूह में यदि आप बाजार मिलना आसान होता है क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और वो साझा हो जाती है सब में, तो दूर बाजार में जैसे बड़े शहरों में भी आप ले जाकर बेच सकते हैं, तो सबके वो हिस्से में आ जाएगा जो किराया भाड़ा है, और जो जितना लाभ होगा वो आपको खुद को मिलेगा। यानी तो सही अनुपात में देखिए, जो आपको ऐसा नहीं कि जो मुनाफा है वो आपको कम होगा, बल्कि जो नुकसान की वहां पर संभावना अगर है तो वो भी सब में बच सकेगा। फिलहाल डॉक्टर RS बाना, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे दर्शकों के साथ साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी धन्यवाद। तो जाना आज आपने हमारी जो खरीफ की दलहनी फसलें हैं उनके समसामयिक देखभाल आप कैसे कर सकते हैं, साथ ही सिंघाड़े की खेती आप कैसे कर सकते हैं। अब चलिए आपको हमारे जो अगला विषय रहेगा, जी हाँ, हमारे जो कल का विषय रहेगा उसके बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। कल बात करेंगे कृषि यंत्रों पर सब्सिडी की, यानी अनुदान की, और बात होगी सहकारिता का कृषि में योगदान, महत्वपूर्ण भूमिका रही है सहकारिता की भी, इसके बारे में आप अपने सवाल जो हैं वो भी पूछ सकेंगे। और कोई सवाल अगर आपके जहन में आता है या सुझाव आप हम तक कोई पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमारी ईमेल आईडी नोट कर लीजिए। हमारी मेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। इसके साथ ही आप फेसबुक के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं। फेसबुक पर जाकर आपको हिंदी में टाइप करना होगा हेलो किसान, और यहाँ भी आप अपना सवाल या सुझाव लिखकर छोड़ सकते हैं। और इसके साथ ही एक और महत्वपूर्ण विकल्प आप सभी के पास है, जो यहाँ आप डीडी किसान के कॉल सेंटर का नंबर नोट कर लीजिए। ये नंबर है 1800113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 से रात के 10 बजे तक की लाइन्स खुली हुई हैं, इस पर भी आप अपना सवाल दर्ज करा सकते हैं। हमारी कोशिश रहती है जो आपकी समस्याएं हैं उनको इस कार्यक्रम में शामिल किया जाए और उसके जरिए आपको एक समाधान भी मिल सके। फिलहाल वक्त हो चला आप सभी से विदा लेने का, कल फिर हाजिर होंगे नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।